समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाएंगे और खबरों के मायने भी आपको समझाएंगे। तो खबरों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे बिहार बंद में पप्पू यादव के समर्थकों ने किस तरीके से गुंडागर्दी की है, ये आपको डिटेल में आगे बताएंगे। और उसके बाद समझेंगे कैसे प्रशांत किशोर की प्लानिंग पर पटना पुलिस ने पानी फेर दिया। इसके बाद बीपीएससी को शिक्षक गुरु रहमान की खुली चुनौती क्यों, ये भी आगे समझेंगे। और पहले अमृत स्नान के साथ महाकुंभ महापर्व की शुरुआत कैसे हो रही है, ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और देखिए, छात्र और युवाओं के मुद्दे को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने रविवार को बिहार बंद बुलाया और इसका बुरा परिणाम राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में देखने को मिला। बंद के नाम पर पप्पू यादव के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया और जबरदस्त तरीके से दिन भर तोड़फोड़ और आगजनी करते हुए दिखाई दिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंद में छात्र या युवा नहीं बल्कि पप्पू यादव के गुंडे शामिल थे। रिपोर्ट देखिए। दुकान और शोरूम में तोड़फोड़, दुकानदारों पर लाठी डंडे से हमला, मेट्रो निर्माण में लगी हाईवा क्षतिग्रस्त, खाने पीने की दुकानों का शटर डाउन। ये है पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के समर्थक। शिक्षा के नाम पर प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे इन लोगों ने शिक्षा के लिए जरूरी किताब की दुकानों को भी नहीं छोड़ा और रविवार को पूरे दिन राजधानी के हर कोने में जमकर उत्पात मचाया। ऐसी कोई सड़क नहीं, ऐसा कोई चौक चौराहा बाकी नहीं रहा जहां पप्पू यादव के समर्थकों ने आम लोगों का रास्ता नहीं रोका। बीच सड़क पर आगजनी की, टायर जलाया और बिहार बंद के नाम पर जमकर गुंडई की। ये हम नहीं, ये तस्वीरें बता रही हैं। भैया, पूरे बिहार की जनता सड़क पर है। ये यूथ नहीं दिख रहा आपको? ये छात्र नहीं दिखता है? बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में धांधली को लेकर रविवार को पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलाया। बिहार बंद के लिए सड़क पर उतरे पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने जमकर गुंडागर्दी की। कई दुकानों और शोरूम को निशाना बनाया। कई दुकानदारों ने डर से शटर डाउन कर लिया। जो नहीं माने उनसे पप्पू यादव के कार्यकर्ता भिड़ गए और लाठी डंडे से हमला कर दिया। पटना ही नहीं, बिहार के अलग अलग जिलों से भी उत्पात की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, सबका यही गत है। पूरा 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 बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए लड़ रही है, चिंतित है और लड़ेगी। पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि पप्पू यादव के बिहार बंद में छात्र या युवा नहीं थे, प्रदर्शन में गुंडे शामिल थे। पूरे बिहार की खबर आप ले लीजिए, आप तो पत्रकार मित्र हैं। पूरे बिहार की खबर ले लीजिए, बिहार के नौजवान युवा उनके साथ। बंद के नाम पर सरेआम उत्पात मचाने पर पटना पुलिस ने भी एक्शन लिया है। सांसद पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर केस दर्ज किया गया है। 15 उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है। देखना होगा कि इस पर सियासत आगे क्या रंग लेती है। पटना संवाददाता रजनीश और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब समझते हैं कि पप्पू यादव के बिहार बंद में आज क्या क्या हुआ। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने रविवार को बिहार बंद बुलाया था। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने को लेकर के ये बंद बुलाया गया था। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में बिहार बंद का असर दिखा। पप्पू यादव के समर्थकों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया, ऐसा पटना पुलिस का कहना है। और बंद के नाम पर कई दुकानों और शोरूम में तोड़फोड़ भी की गई। लाठी डंडे से दुकानदारों को धमकाया गया, दुकानें बंद करवाई गई, चौक चौराहों पर आगजनी की गई। आगजनी कर आम लोगों का रास्ता भी रोका गया और पुलिस ने बताया कि बंद का विरोध करने वालों के साथ मारपीट भी की गई। वहीं पटना मेट्रो के निर्माण में लगी हाईवा को भी क्षतिग्रस्त किया गया, विधि व्यवस्था को बाधित किया गया, संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। चलिए अब ये जानते हैं कि बिहार बंद में गुंडई पर पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया। बिहार बंद में पप्पू यादव के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया, यह ऐसा पुलिस का कहना है। और बिहार बंद में उत्पात मचाने वालों पर
पटना पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। सांसद पप्पू यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह के आदेश पर एफआईआर दर्ज कराई गई इन लोगों पर और पप्पू यादव और उनके समर्थकों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। देखिए, गुंडई करने वाले 15 उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। यातायात बाधित करने और तोड़फोड़ के आरोप में कार्रवाई की गई। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी की पहचान की जा रही है। ऐसे में बीजेपी का आरोप है कि बिहार बंद में छात्र युवा नहीं थे, बल्कि पप्पू यादव के गुंडे थे। छात्र और युवा पीएम मोदी और सीएम नीतीश के साथ हैं, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। रविवार को जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की प्लानिंग पर पटना पुलिस प्रशासन ने पानी फेर दिया। 11 दिन से आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर मरीन ड्राइव के पास टेंट में अनशन जारी रखना चाहते थे, पर पटना पुलिस ने चयनित स्थल को खतरनाक बताते हुए टेंट को हटवा दिया। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में आमरण अनशन कर रहे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की प्लानिंग पर पटना पुलिस प्रशासन ने रविवार को पानी फेर दिया। मरीन ड्राइव के नजदीक बन रहे टेंट को पुलिस ने हटवा दिया और टेंट लगाने के काम को पूरी तरीके से बंद करवा दिया। 2 जनवरी से चल रहे आमरण अनशन को प्रशांत किशोर इसी कैंप में आगे भी जारी रखना चाहते थे और प्रशासन ने इसे रोक दिया। प्रशासन ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया है और प्रशासन साफ कह रहा है कि हमसे कोई अनुमति नहीं ली गई थी। निजी जमीन है, लेकिन मरीन ड्राइव के आसपास का इलाका है, हम यहां पर अनुमति नहीं देते हैं। यही वजह है कि यहां पर टेंट लगाने से पहले ही हटा दिया गया है। राजधानी में मरीन ड्राइव के पास L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट के बगल में काफी जोर शोर के साथ टेंट बनाया जा रहा था। शनिवार से मजदूर काम कर रहे थे। पटना पुलिस प्रशासन को खबर मिली थी कि इसी टेंट में पीके अनशन को जारी रखने वाले हैं। पुलिस प्रशासन की टीम लाव लश्कर के साथ पहुंची और काम कर रहे मजदूरों को हटा दिया। दलील दी गई कि टेंट के लिए चयनित स्थल खतरनाक है और बगैर अनुमति के टेंट का निर्माण नहीं कराया जा सकता। प्रशासन से अस्थायी टेंट बनाने के लिए भी अनुमति नहीं ली गई थी। जब हम घर बनाते, मतलब जब हम रहने का व्यवस्था कर लेते, प्रशांत जी यहाँ आते, तब एक सूचना हम सिर्फ देते। इसमें अनुमति लेने की आवश्यकता कहाँ है? इधर बीपीएससी के खिलाफ बयान देकर कानूनी पचड़े में पड़े चर्चित कोचिंग संचालक गुरु रहमान लीगल नोटिस भेजे जाने पर भड़क उठे। लीगल नोटिस का जवाब देने के बजाय गुरु रहमान ने बीपीएससी को चुनौती दे डाली और कहा कि जान दे दूंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। रहमान सर ने यह भी कहा कि वो जेल जाने से भी नहीं डरते। बिल्कुल, किसी भी परिस्थिति में माफी हम नहीं मांगेंगे, किसी भी परिस्थिति में माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि अध्यक्ष साहब और सचिव ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। 30 अक्टूबर को इन्होंने जो कुछ कहा था उसी बात को 100% हम लोगों ने बाहर कहा है। बीपीएससी की ओर से खान सर और गुरु रहमान को लीगल नोटिस भेजा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के वकील ने लीगल नोटिस भेजकर दोनों से जवाब मांगा है। नोटिस के जरिए पूछा गया है कि आपने कैसे ये कहा कि बीपीएससी की सीट बेची जा रही है। देखना होगा कि दोनों शिक्षक अपने बचाव में लीगल नोटिस के जवाब में क्या लिखते हैं। पटना संवाददाता संजय कुमार और रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब समझते हैं कि कैसे प्रशांत किशोर की प्लानिंग पर पटना पुलिस ने पानी फेर दिया। देखिए, जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर 11 दिन से अनशन पर है। 2 जनवरी को पटना के गांधी मैदान से आमरण अनशन की इन्होंने शुरुआत की। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन अभी भी जारी है और अनशन के कारण तबीयत भी बिगड़ी थी इनकी। शनिवार को अस्पताल से छुट्टी मिली। पटना में मरीन ड्राइव के पास में एक टेंट सिटी बनाई जा रही थी और आपको बता दें कि L&T यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट के बगल में ही कैंप लग रहा था और ऐसा दावा है कि प्रशांत किशोर इसी टेंट सिटी में अनशन जारी रखते। तो जनसुराज ने ये बताया कि प्रशांत किशोर रविवार से यहीं पर धरने पर बैठने वाले थे। मरीन ड्राइव पर कैंप लगाने से प्रशासन ने मना कर दिया। जनसुराज ने निजी जमीन पर भी टेंट सिटी बसाने की बात कही। जनसुराज ने पूछा कि निजी जमीन पर टेंट के लिए अनुमति की क्या जरूरत है। पटना पुलिस ने जवाब दिया कि चयनित स्थल पर टेंट सिटी बनाना काफी खतरनाक है। बगैर प्रशासनिक अनुमति के टेंट सिटी का निर्माण नहीं हो सकता। पुलिस ने बताया कि जिला प्रशासन से अस्थायी टेंट सिटी बनाने की अनुमति नहीं दी थी। चलिए अब गुरु रहमान ने बीपीएससी को चुनौती क्यों दी है, आइए ये जानते हैं।
देखिए, दरअसल बीपीएससी ने कई आरोपों को लेकर गुरु रहमान को लीगल नोटिस भेजा है। इसमें अभद्र भाषा के इस्तेमाल और सीट बचाने के आरोपों पर जवाब मांगा गया है बीपीएससी की तरफ से। अब देखिए, उचित जवाब नहीं मिलने पर बीपीएससी ने कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है। रविवार को चर्चित शिक्षक गुरु रहमान ने बीपीएससी को खुली चुनौती दी। गुरु रहमान ने बीपीएससी से माफी मांगने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। गुरु रहमान ने लीगल नोटिस का जवाब लीगल तरीके से देने को कहा है। गुरु रहमान ने कहा है कि जान दे दूंगा पर माफी नहीं मांगूंगा, जेल जाने से डर नहीं है और मर जाऊंगा लेकिन मैं बीपीएससी से कभी भी माफी नहीं मांगूंगा, ऐसा गुरु रहमान का कहना है। तो देखिए, बीपीएससी अध्यक्ष और सचिव दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कहना है इनका। बीपीएससी अध्यक्ष और सचिव ने ऑफिस में नॉर्मलाइजेशन की बात की थी, इस बात पर अड़े हुए हैं गुरु रहमान। 30 अक्टूबर को अध्यक्ष और सचिव ने जो कहा मैंने उसी को दोहराया, ये बात गुरु रहमान ने कही और ये बताया कि अपने बयान पर अडिग हूं, माफी मांगना छात्रों के हित में नहीं है। अब देखिए, गुरु रहमान ने चुनौती क्यों दी है, इस पूरे प्रकरण को आइए जान लेते हैं। देखिए, बीपीएससी ने शुक्रवार को प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेजा था। इसमें प्रशांत किशोर की ओर से बीपीएससी पर लगाए गए आरोपों का साक्ष्य देने को कहा गया। इसके बाद बीपीएससी ने बिहार के 2 कोचिंग कारोबारी खान सर और गुरु रहमान को नोटिस भेजा। अब देखिए, रहमान सर के साथ साथ बीपीएससी ने खान सर को भी नोटिस भेज दिया है, लीगल नोटिस। अब देखिए, बीपीएससी ने खान सर को नोटिस में वीडियो क्लिप्स का लिंक और बयान भी भेजा है। तो बीपीएससी की ओर से भेजे गए नोटिस में खान सर की ओर से बीपीएससी पर लगाए गए आरोपों का साक्ष्य देने को कहा गया है। अब ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि खान सर ने आखिर क्या आरोप लगाए थे बीपीएससी पर, जिसको लेकर बीपीएससी ने लीगल नोटिस भेजा है और उस नोटिस में क्या है, तो आइए आपको बता देते हैं। बता दें आपको कि बीपीएससी के नोटिस में यह कहा गया है कि खान सर ने बीपीएससी के खिलाफ दुष्प्रचार किया है और आयोग की प्रतिष्ठा को, आयोग की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। अब देखिए, दरअसल बीपीएससी ने नोटिस में जो वीडियो क्लिप भेजा है उसमें खान सर सीट बेचने का आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कहते हुए दिख रहे हैं कि जो पैसा खिलाएगा उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। अब खान सर ने अपने बयान पर बच्चों को मेंटली टॉर्चर करने का आरोप लगाते और नॉर्मलाइजेशन की मनमानी का आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की कोई बात है ही नहीं। और देखिए, इसके अलावा यही नहीं, बीपीएससी के नोटिस में खान सर पर बीपीएससी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते और बीपीएससी चेयरमैन पर अशोभनीय टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया गया है। जवाब मांगा गया है, जवाब न देने पर अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत कार्रवाई इन पर हो सकती है। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। और बिहार के सियासी अखाड़े में आरजेडी ने ऐसा पोस्ट कर दिया है जिसके बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। आरजेडी ने तेजस्वी यादव का एक वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया एक्स पर आपत्तिजनक पोस्ट किया। इस पोस्ट के बाद अब बिहार में सियासत उबल रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। विधानसभा चुनाव की सियासी लड़ाई अब गाली देने पर आ गई है। आरजेडी ने तेजस्वी यादव का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी नेताओं के खिलाफ ऐसा पोस्ट कर दिया जिसे हम बोल नहीं सकते हैं। आरजेडी के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हैंडल से किए गए इस पोस्ट से बिहार की सियासत सुलग गई है। इस पोस्ट में बीजेपी नेताओं के खिलाफ बेहद अपमानजनक और अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस पोस्ट के साथ तेजस्वी यादव के एक बयान को भी टैग किया गया है और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर केंद्र की सरकार से जवाब मांगा गया है। हालांकि वीडियो में तेजस्वी यादव ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिसे आरजेडी की तरफ से पोस्ट किया गया है। ये बात का बतंगड़ बनाने वाले लोग बनाते हैं। जो बिहार की बात कर रहे हैं, बताओ ना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दोगे? बड़ी चिंता आपको बिहार की। तो बीजेपी नेताओं के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल कर आरजेडी बुरी तरीके से फंस गई है। बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी के इस पोस्ट पर गहरी आपत्ति जताई है। जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने कहा इस पोस्ट की भाषा से आरजेडी की संस्कृति झलकती है। राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्वीट से क्या नेतृत्व की सहमति से एक राजनीतिक दल के बारे में इस ढंग की टिप्पणी की गई? लिखने वाले का हाथ नहीं कांपा और राष्ट्रीय जनता दल की जो पुरातन संस्कृति है, लगता है अभी तक उसका पीछा नहीं छूटा है।
आरजेडी ने ये बात बता दिया कि 2005 के पहले जो लालू जी का जंगल राज शासन था, आज भी कितना भी भेड़िया खाल ओढ़ ले वो कभी भी अपना चेहरा नहीं बदल सकता है। तो आरजेडी ने भी अपना खाल आज उतार दिया, उतार कर बता दिया कि 2005 का ही विपक्ष है, कोई नयापन आज नहीं आया है। न ये समाजवादी है, न कभी गरीबी देखा है, गरीबी पर मजाक करने वाले लोग हैं, ये वही हैं दूसरों को गाली देने वाले। आरजेडी की पोस्ट पर जेडीयू बीजेपी की तरफ से दिए गए बयान पर आरजेडी मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पलटवार किया है। शक्ति यादव ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट किया शब्द संसदीय है और असंसदीय नहीं है। ट्विटर हैंडल के शब्द संसदीय है, असंसदीय नहीं है। जरा शब्दावलियों को पहचानिए, ज्ञानवर्धन करिए, नहीं तो कहीं ट्यूशन जाके करिए। आरजेडी ने बीजेपी नेताओं के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। आरजेडी के पोस्ट पर एनडीए तीखे सवाल कर रही है। सियासत में भाषाई मर्यादा तार तार हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी लड़ाई अब गाली देने पर उतर आई है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट आपने देख ली। अब देखिए बिहार की सियासत में अपशब्द की चर्चा क्यों हो रही है, अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनावी साल में सियासी सरगर्मी काफी तेजी से बढ़ रही है। तो शनिवार की रात आरजेडी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। ठीक आधी रात को 11:59 पर पोस्ट किया गया और पोस्ट में बेहद ही अपमानजनक अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। इस पोस्ट में आरजेडी ने तेजस्वी के बयान को भी टैग किया। आरजेडी ने पोस्ट में बीजेपी के नेताओं के लिए अपशब्द लिखा। अपशब्द का इस्तेमाल करके पूछा कि अगर भाजपाइयों को बिहारियों की अत्यधिक चिंता है तो बिहार तो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दे देते। बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी के पोस्ट पर अब गहरी आपत्ति जताई है। एनडीए नेताओं ने कहा है कि भाषा से आरजेडी की संस्कृति झलक रही है। इस पर आरजेडी ने अपनी सफाई दी और पोस्ट में लिखा अपशब्द संसदीय शब्द है। उनका कहना है असंसदीय इसमें कुछ भी नहीं है और उनको सब कुछ सही लग रहा है इस पोस्ट में। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और देखिए प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी के लिए खजाना खोल दिया। सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी के लिए 1000 करोड़ की योजना की सौगात दी और सीएम ने मधुबनी के लिए बड़े बड़े ऐलान किए। प्रगति यात्रा के दूसरे चरण के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी में सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने मधुबनी को 1000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम नीतीश ने 140 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम दुर्गीपट्टी गांव में था, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, जीविका दीदियों के स्टॉल का जायजा लिया। इसके बाद नीतीश कुमार झंझारपुर में सुगरवे नदी तट पर बने रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया और कई योजनाओं का तोहफा दिया। हम अधिकारियों को साथ रखते हैं वो देखने के लिए ये सब जो काम कर रही है ठीक है, उसको और कोई मदद मिलनी चाहिए, ये करते हैं। जब मैंने कहा मुख्यमंत्री जब जाते हैं, जनता ने आशीर्वाद दिया है ना, मुख्यमंत्री बना है, उनके लिए काम करना, तो इसमें प्रगति नहीं तो उनको तो वही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो बिहार को दुर्गति तो किए थे। प्रगति से कोई मतलब था इस शब्द से क्या? प्रगति यात्रा का तो मकसद ही है कि पिछले 18-19 वर्षों में जो प्रगति हुई है, जो कुछ बचा हुआ है उसको कर डालना। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान मधुबनी के लिए बड़े बड़े ऐलान किए। सीएम के निर्देश के मुताबिक कमला नदी से मरने कमला पुरानी कमला जीवच नदी की इंटरलिंकिंग होगी। बिदेश्वर स्थान उपशाखा नहर एवं उग्रनाथ शाखा नहर का विस्तारीकरण होगा। मिथिला हाट का भी विस्तारीकरण किया जाएगा। मधुबनी में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण कराया जाएगा। जयनगर शहीद चौक के पास आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। मधुबनी शहर के लिए रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। कनकपुर से जगतपुर तक सड़क निर्माण कराया जाएगा। सड़क को पंडौल बाईपास से जोड़ा जाएगा। बनगामा गांव के पास 500 एकड़ जमीन में औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। मधुबनी हवाई अड्डे को उड़ान योजना में शामिल करने के लिए केंद्र से अनुरोध किया जाएगा। मां सीता एवं प्रभु श्री राम के प्रथम मिलन स्थल
फुलहर स्थान पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी के लिए सरकार का खजाना खोल दिया। सीएम ने सौगातों की बारिश कर दी। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।